महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं उसे भी आज थोड़ा समझने की जरूरत है। और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में हैं और हमारे देश में महिलाओं की आबादी है लगभग 69 करोड़, जबकि महिलाओं के मामले में इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर है। जाहिर है चीन दूसरे स्थान पर ही होगा क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या उन्हीं के पास है। भारत के पास इतनी बड़ी महिला शक्ति है कि इसमें अमेरिका जैसे 2 देश समा सकते हैं। अमेरिका की जो आबादी है वो लगभग 33 करोड़ है, 33, 34, 35 करोड़ मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 69 करोड़ में 2 अमेरिका जैसे देश समा जाएंगे। हम युवाओं की बातें तो बहुत करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लेकिन हम महिलाओं की बात कभी नहीं करते। हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भी रहती हैं, इसलिए महिला शक्ति के मामले में भी भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। और यह बात हर महिला को पता होनी चाहिए कि इस समय इस देश में उनकी संख्या 69 करोड़ है और इसीलिए भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर सरकार महिला आरक्षण पर बिल लेकर आती है तो इस बिल के 2 स्वरूप हो सकते हैं। पहले स्वरूप में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर जो आखिरी बिल राज्यसभा में आया था उसमें भी यही प्रावधान रखा गया था। यह बिल वर्ष 2008 में यूपीए की सरकार के दौरान राज्यसभा में पेश हुआ था और बाद में कई समितियों ने इसकी समीक्षा भी की थी और आखिर में वर्ष 2010 में यह बिल लोकसभा में आने से पहले ही खारिज हो गया था और यूपीए की सरकार इस बिल को कानून का रूप तब नहीं दे पाई थी। लेकिन इस बिल को कई चर्चाओं के बाद तैयार किया गया था और इसमें यह प्रावधान था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इसलिए अगर मोदी सरकार इस पर कोई कानून लाती है तो इस कानून को लागू करने का एक तरीका यह हो सकता है। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार एक दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है जो वर्ष 2024 के लोकसभा को काफी प्रभावित कर सकता है। कुछ सूत्र ऐसा भी कहते हैं कि इस विकल्प में सरकार ऐसी सीटों का चयन करेगी जहां से अब तक 1 नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाएंगे। अब पहले जहां 1 सीट से 1 सांसद चुना जाता था, अब उस सीट को 2 भागों में बांटकर 2 सांसद चुने जाएंगे। इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सरल शब्दों में कहें तो लोकसभा की कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां से 1 नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाएंगे और इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी 1 सांसद पुरुष होगा, 1 सांसद महिला होगी। इसके अलावा जिन सीटों पर महिला आरक्षण के साथ 2 सांसदों की चुनाव प्रणाली लागू होगी, उन सीटों का चयन उन सीटों पर वोटर्स की संख्या के आधार पर होगा कि कहां कितने वोटर्स हैं। भारत में फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में से 170 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। तो हो सकता है कि इन 170 सीटों पर 2024 में 2 सांसदों को चुनने के लिए वोटिंग हो, जिनमें 1 सांसद महिला हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 170 से ज्यादा सीटों पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें उन राज्यों में हैं जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी, जैसे उत्तर प्रदेश की 80 में से 37, दिल्ली की 7 में से 5, मध्य प्रदेश की 29 में से 11, राजस्थान की 25 में से 24, हरियाणा की 10 में से 5, गुजरात की 26 में से 9 और बिहार की 40 में से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ऊपर है। इसलिए अगर इस फॉर्मूले के साथ महिला आरक्षण का बिल आता है तो इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हो सकता है, अगर यह बात सच निकलती है तो। दूसरी बात, महिला आरक्षण पर कानून बनाने की मांग इसलिए भी बहुत उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। यह बात भी आपको नहीं पता होगी और यह बात पुरुषों को तो पता होनी चाहिए, महिलाओं को भी पता होनी चाहिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में 8.5% महिलाओं ने कम वोट डाले थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घटकर 4.5% रह गया।
2014 में यही अंतर सिर्फ 1.79% रहा। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव तक पुरुष ज्यादा वोट डालते थे और महिलाओं की वोटों की संख्या कम हुआ करती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। इसलिए महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग के पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है। तो देख लीजिए कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है कि आज महिलाएं ज्यादा भागीदारी निभा रही हैं इस लोकतंत्र में। कम से कम वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। और अब कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। तो महिलाओं को अपनी ये ताकत आज समझनी होगी। मोदी सरकार इसलिए महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है क्योंकि अलग अलग सर्वे ये कहते हैं कि देश की महिला वोटर्स का रुझान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया है ये भी समझिए। महिलाएं मोदी के लिए वोट क्यों डालती हैं? महिलाओं को जो है ऐसा क्या है कि वो बीजेपी के लिए वोट डाल रही हैं और वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2014 में देश की 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, सिर्फ 29%। लेकिन 2019 में बीजेपी को भारत की 36% महिलाओं ने वोट दिया और इनमें भी ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना के नाम पर मिले थे। ये जो उज्ज्वला योजना है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है और इसके तहत मोदी सरकार महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन और हर सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी दे रही है। और ऐसा कहा जाता है कि इस उज्ज्वला योजना ने भारत में गांव में रहने वाली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। और नए संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले मौजूदा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में सदन के नेता के तौर पर अपना भाषण देंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण होगा और राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल का भाषण होगा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देंगे। इसके अलावा 3 और नेता सेंट्रल हॉल में भाषण देंगे। इनमें मेनका गांधी का नाम है, शिबू सोरेन का नाम है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कल सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। भारत का मौजूदा संसद भवन कल इतिहास बन जाएगा, लेकिन आज आपको इस संसद भवन का छोटा सा इतिहास भी पता होना चाहिए। कम शब्दों में जल्दी से आपको बताएंगे। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। उस समय सर हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि भारत का मौजूदा संसद भवन त्रिकोण आकार का हो जैसा कि नया संसद भवन है, लेकिन तब इस पर सहमति नहीं बनी और ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने यह सुझाव दिया कि यह भवन गोलाकार का होना चाहिए और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी हर्बर्ट बेकर के प्रस्ताव को खारिज करके सर एडविन लटियंस के सुझाव पर अमल करने के लिए कहा और इसे गोलाकार यानी गोल आकृति में बनाया गया। वर्ष 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ और इसके 6 वर्ष बाद 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। अंग्रेज इस संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, जहां से ब्रिटिश सरकार पूरे भारत पर हुकूमत करती थी, शासन चलाती थी और इस बात को भारत के सारे क्रांतिकारी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखते थे, इसी संसद भवन को जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और इन क्रांतिकारियों में शहीद आजम भगत सिंह और शहीद बटुकेश्वर दत्त भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए इसी संसद भवन में बम फेंका था और उस घटना के दौरान वहां सदन में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। लेकिन तब इस भवन में मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का साथ नहीं दिया था, यह बात भूलिएगा नहीं। इसके अलावा इसी संसद भवन पर वर्ष 2001 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भी हमला किया था, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले के दौरान मैं खुद उस दिन संसद भवन में मौजूद था। मुझे अच्छी तरह से यह पूरा हमला याद है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आतंकवादी एक दिन भारत की संसद भवन में प्रवेश कर जाएंगे और बाहर बहुत समय तक गोलीबारी चलती रही और ये जो हथियारबंद
आतंकवादी थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे और इनकी तैयारी ये थी कि अगर इन्हें कई दिनों तक इस संसद भवन में रहना पड़े तो भी ये रह पाए, इतनी तैयारी के साथ आए थे। और इनकी योजना ये थी कि ये अंदर प्रवेश करते, उसके बाद हमारे देश के बहुत सारे सांसदों को ये वहां पर बंदी बनाकर रखते या फिर उनकी हत्या भी कर सकते थे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो संसद भवन के अंदर, जो मुख्य द्वार है संसद भवन का, अंदर वहां प्रवेश नहीं कर पाए, उससे पहले ही इन्हें मार दिया गया। मौजूदा संसद भवन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि इस भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में स्थित दीवारों पर हाथों से बनाई गई कई तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें देश भर के उन चित्रकारों ने बनाई थी जिन्हें भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर द्वारा बनाई गई एक समिति ने चुना था। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि गोलाकार होने की वजह से इस भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी समय लग जाता है। तो देखिए, बाइक पर दो मनचले थे जो इस 17 साल की स्कूली छात्रा को छेड़ रहे थे। बाइक पर आए, उसका दुपट्टा खींच लिया, साइकिल गिर गई, ये बच्ची नीचे गिर गई और फिर पीछे से एक और मोटरसाइकिल ने इसे कुचल दिया। जिस मोटरसाइकिल से इस लड़की की मौत हुई, उसे चलाने वाला लड़का भी उन दो लड़कों के साथ ही इस लड़की को परेशान कर रहा था, उन दो लड़कों के साथ जिन्होंने इसका दुपट्टा खींचा था। यह लड़की सिर्फ 17 वर्ष की थी और इसकी गलती सिर्फ एक थी, और वो ये कि इसने इन लड़कों के बार बार परेशान करने पर भी अपने घर से निकलना बंद नहीं किया और ये उसी रास्ते से अपने स्कूल आती जाती रही जिस रास्ते पर ये लड़के उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। लेकिन 15 सितंबर को इन लड़कों ने इस छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिन लड़कों ने इस लड़की की हत्या की, उनमें एक लड़का नाबालिग है। सोचिए, एक नाबालिग लड़का, उसके अंदर यह भावना कहां से आई होगी, उसके अंदर यह बात किसने भरी होगी, कितना दूषित विचार उसके दिमाग में आया होगा। अभी तो वो बालिग भी नहीं है और वो एक दूसरी छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा है और उसे मारने में भी, उसकी हत्या करने में भी चूक नहीं रहा है। नाबालिग बच्चा। अब आप सोचिए, कई बार आप अपने समाज में नाबालिग बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा। आप सोचिए कि समाज किस तरफ बढ़ चुका है जहां नाबालिग बच्चे भी अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस समाज में कौन सुरक्षित रहेगा, कौन बड़ा है और कौन बच्चा है, यह भेद भी खत्म होता जा रहा है। और जो बाकी के दो लड़के थे, इनका नाम है मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद फैजल, और इनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच है। जो तीसरा नाबालिग लड़का है, उसका नाम तो हमें पता है लेकिन हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो नाबालिग है। तो ये जो नाबालिग बच्चा है, इसकी सोच तो बड़े जैसी ही है, खतरनाक भी उतना ही है जितने बड़े लोग होते हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन इन्हें डिस्काउंट इस बात का मिलता है क्योंकि ये नाबालिग है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता, इसलिए कानून भी उस पर नरमी दिखाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो इस तरह के बच्चे हैं, अब ये भी उतने ही बड़े अपराधी बनते जा रहे हैं जितने कि बड़े होते हैं, जितने कि बालिग लोग होते हैं। आज एक बहुत ही दुख भरी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है और बहुत दुख के साथ, भारी मन के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि कोटा में आज एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और इसी के साथ कोटा में आत्महत्या करने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या अब इस साल 25 हो गई है। जिस छात्रा ने आज आत्महत्या की है वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की रहने वाली थी। नाम हम जानते हैं लेकिन नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। और एक बहुत ही साधारण परिवार से ये छात्रा आती थी और नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये कोटा आई थी और इस छात्रा के माता पिता इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन कोटा के कोचिंग सेंटर्स, कोटा के इस माहौल के दबाव ने इस लड़की की भी जान ले ली और पिछले एक हफ्ते में आत्महत्या की ये दूसरी घटना है। बहुत दुख है हमें कि हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, माता पिता को लगातार बता रहे हैं, कोचिंग सेंटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज एक आत्महत्या और हो गई। सोचिए, कोटा में आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही और वहां अब भी 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चों के माता पिता इन घटनाओं से विचलित नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये अपने बच्चों को कह रहे हैं कि वो इन घटनाओं पर ध्यान न दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान जारी रखें। हमें जो लोग ईमेल्स लिखकर लगातार सुझाव भेज रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि कोटा की इस समय जैसी स्थिति है
उसे देखते हुए सरकारों को वहां पढ़ रहे सभी बच्चों के माता पिता को कोटा बुलाना चाहिए और कोटा में इमरजेंसी घोषित करते हुए तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए।